हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो आपका सॉल्यूशन चल रहा था। यूनिट नंबर आपकी फाइल है और इस यूनिट नंबर फाइल के अंदर जो हमारा हम विलियन को डिफाइन कर चुके हैं। वास्तव में विलियन क्या है, और पहला टॉपिक विलियन की जो परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, विलियन की परिभाषा। दूसरा टॉपिक जो है हम विलियन के प्रकार। विलियन 3 प्रकार के होते हैं। आपका ठोस विलियन, ठोस विलियन, बी आपका द्रव विलियन, और सी में है आपका गैस विलियन। ये हम तीनों टॉपिक को पूर्व के वीडियो में आपको कुछ एग्जाम्पल सहित करा चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारे पूर्व के वीडियो में ये टॉपिकों को हम करा चुके हैं। और देखिए आपका अगला जो तीसरा टॉपिक था वो था आपका सांद्रता। और सांद्रता के अंदर जो हमने 2 प्रकार के मापदंड आपको पढ़ाए थे, वो पहला प्रकार था आपका भार मात्रक। और इस भार मात्रक के अंदर हमने जो एग्जाम्पल आपको भार प्रतिशत, मोल भिन्न और मोललता, ये तीनों टॉपिक हम आपको पूर्व के वीडियो में करा चुके हैं। अर्थात भार मात्रक के अंदर दोनों ही विलेय और विलायक दोनों की मात्रा ही जो है भार के रूप में होती है, द्रव्यमान के रूप में होती है। तो भार प्रतिशत हम पढ़ा चुके हैं। मोल भिन्न आपको पढ़ा चुके हैं जो कि x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मोललता आपका स्मॉल m जो कि भार मात्रक का सबसे अच्छी विधि है, मापने सांद्रता के मापने की सबसे अच्छी विधि है। और इससे जुड़े हुए हमने आपको आंकिक सवाल भी कराए थे। अब देखिए दूसरा जो है हमारा वो है भार आयतन मात्रक। भार आयतन मात्रक के इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, इसको W/V से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए भार आयतन मात्रक के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो आपका देखिए मोलरता, आपका नॉर्मलता और आपके हार्मलता, ये इसके अंदर आते हैं। क्योंकि यहाँ विलेय जो होता है वो ग्रामों में होता है, आपका विलायक होता है वो एक सॉल्यूशन के रूप में होता है, विलियन के रूप में होता है, विलायक जो होता है लिक्विड के रूप में होता है। इसलिए इसको हम W/V के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये ताप पर निर्भर करता है। आप देखिए स्टूडेंट्सों, हम इस टॉपिक के अंदर जो है विलियन के अंदर आपका जो पूर्व के वीडियो में मोलरता चल रहा था टॉपिक, जिसको हमने कैपिटल M से प्रदर्शित किया था। और इससे जुड़े हुए आंकिक सवाल भी हमने आपको 3 आंकिक प्रश्न आपको हमने करवाए थे जो कि बहुत ही सरल थे और आपने बहुत ही आसान तरीके से कर लिए। अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था आपका नॉर्मलता। दूसरा टॉपिक इस भार आयतन मात्रक के अंदर चल रहा है। नॉर्मलता को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, यानी 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलियन की
नॉर्मलता कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। ये आयतनात्मक विश्लेषण, ये जिसका प्रयोग जो है हम आयतनात्मक विश्लेषण के रूप में करते हैं। इसका उपयोग या इसका प्रयोग आयतनात्मक विश्लेषण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग आयतनात्मक विश्लेषण के रूप में किया जाता है। तो लैबोरेटरी के अंदर ज्यादातर इस नॉर्मलता का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से अपन ने वहां पर आपका 1 मोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर, मिलीमोलर और पेंटामोलर, जिस प्रकार से हमने वहां पर पढ़ा उसी प्रकार से हमें यहाँ भी पढ़ना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है नॉर्मलता बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांक, विलेय का तुल्यांक की भार इंटू विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। आप देखिए आज हम मीटर में नहीं लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांक भार इंटू विलयन का आयतन ml। तो हम एक तरफ से ये आपके न्यूमेरिकल हम फॉर्मूलों से करते हैं। ये हो गया आपका नॉर्मलता। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स को हम जो है मोलरता, आपकी नॉर्मलता, ये हम पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लेबोरेटरी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, आयतनात्मक विश्लेषण के रूप में किया जाता है। और इस प्रकार से ये आपका एक सूत्र है। और इस नॉर्मलता का जो समीकरण है, नॉर्मलता का हम समीकरण पढ़ेंगे। वास्तव में जिस प्रकार से मोलरता का समीकरण पढ़ा है उसी प्रकार से नॉर्मलता का समीकरण पढ़ेंगे। तो देखिए आपका जिस प्रकार से वहां पर हमने पढ़ा 1n आपका नॉर्मल विलयन है, आपका क्या है नॉर्मल विलयन है आपका। दूसरा n/10 आपका जो कि है देसी नॉर्मल विलयन, n/100 आपका हो गया सेंटी नॉर्मल विलयन, n/1000 ये हो गया मिली नॉर्मल विलयन। तो ये कहानी हमने देखी मोलरता के अंदर पड़ी हुई, जिससे जुड़े हुए हमने आपको सवाल कराए थे। और ये इसका नॉर्मलता का जो समीकरण है, नॉर्मलता का इक्वेशन जो है समीकरण n1v1 बराबर n2v2। जिस प्रकार से अपन ने वहां पर n1v1 n2v2 पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन डेफिनेशन में आप देखिए वहां हमारा मोलरता के अंदर जो था 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा, उसका वह विलयन आपका
मूलकता कहलाता है, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इससे जुड़े हुए हमने आपको सवाल कराए थे, सेम उसी प्रकार से इससे जुड़े हुए सवाल भी आप कर सकते हैं। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलेय की नॉर्मलता कहलाती है। इसका प्रयोग आयतनात्मक विश्लेषण के रूप में किया जाता है, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। विलेय की ग्रामों में मात्रा प्रत्येक विलेय का तुल्यांक की भार इंटू विलेय का आयतन लीटर, हम लीटर में ले रहे हैं ये, और विलेय की ग्रामों में मात्रा प्रत्येक विलेय का तुल्यांक की भार इंटू विलेय का आयतन ml, मिलीलीटर में ले रहे हैं, छोटी इकाई है, 1000 से गुणा करते हैं। ये आपके सॉल्यूशन बनाने के नॉर्मल मिलियन, N/10 बेसिक नॉर्मल मिलियन, सेंटी नॉर्मल मिलियन और मिली नॉर्मल मिलियन और नॉर्मलता का समीकरण। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले में रख करके सवाल कर सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स को, सबसे बड़े प्रश्न की बात है कि यहाँ तुल्यांक की भार आप कैसे निकालते हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप सवाल करेंगे तो आप तुल्यांक की भार किस प्रकार से याद करेंगे, तो वो हम देखिए आपको बता रहे हैं। इस नॉर्मलता के अंदर जो आपका सूत्र आया है विलेय के तुल्यांक की भारों की संख्या, तो हम तुल्यांक की भार जो है किस प्रकार से याद करेंगे वो आप देख लीजिए। तो अम्ल का तुल्यांक की भार और क्षार का तुल्यांक की भार इस प्रकार से हम याद करेंगे। तो पहला जो हम नॉर्मलता जो टॉपिक हमारा चल रहा है, दूसरा नॉर्मलता, ये नॉर्मलता आपका टॉपिक चल रहा है। और इस नॉर्मलता के अंदर जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इस दूसरे टॉपिक के अंदर आपका तुल्यांक की भार। तो सबसे पहले जो है हम याद कर रहे हैं अम्ल का तुल्यांक की भार। देखिए आप ये छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं, अम्ल का तुल्यांक की भार कैसे याद करेंगे। तो देखिए अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार क्या है, बटे प्रतिस्थापित हाइड्रोजन, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो इसमें देखिए अम्ल के तुल्यांक की भार में पहला उदाहरण हम कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नंबर 1 हमारा HCl, पहला है नंबर 1 हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये H+ और Cl-। अब देखिए हमें अम्ल का अणुभार याद करना है, तो ये HCl हमारा जो है हाइड्रोजन का कितना होता है 1, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो दोनों का योग कितना हो गया 36.5। तो देखिए अम्ल HCl का तुल्यांक भार होगा, तुल्यांक भार बराबर HCl का तुल्यांक भार बराबर आपका हो जाएगा अम्ल का अणुभार 36.5 बटे प्रतिस्थापित, एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रतिस्थापित हो रहा है, ये आ गया 36.5, तो ये आ गया 36.5 आपका HCl का तुल्यांक भार, इसका है HCl का तुल्यांक। दूसरा देख लीजिए आप HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का जो हम इसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे प्रतिस्थापित H+ और NO3-। तो देखिए हाइड्रोजन का परमाणु हमारा होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो ये कितना हो गया आपका 48, 14 और 1, तो ये हो गया हमारा 63, कितना हो गया आपका 63।
ये आपका 63 हो गया। और देखिए अब हम HNO3 का अम्ल का जो तुल्यांकी भार है वो बराबर 63/1। तो हमारा ये आ गया नाइट्रिक अम्ल का जो तुल्यांकी भार है वो आ गया हमारा 63 आंसर। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे परमाणु भार है, ये आपका परमाणु भार है, ये आपका परमाणु भार है, ये परमाणु भार का ये ऊपर ये अणु भार आ गया, ये अणु भार आ गया। तीसरा एग्जाम्पल जो है आपका CH3COOH एसिटिक अम्ल का आप याद कर सकते हैं, एसिटिक अम्ल। और CH3COO- और आप देखिए कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन की हो गई 4, हाइड्रोजन आपके 4 और कार्बन आपके कितने हैं 2, ये हो गए 12 गुना 24, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, 16 गुना 32, 4 4 8 2 10 3 9 5 6, ये हो गया आपका 7। तो इस प्रकार से हम जो है एसिटिक अम्ल का आपका तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं 60/1 बराबर हो गया 7। इसी प्रकार से हम नंबर 4 जो है ऑक्सीजन अम्ल का ज्ञात कर सकते हैं COOH बॉन्ड, ये हमारा है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है ये हमारा ऑक्सीजन। अब देखो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं H2C2O, उत्क्रमण रिएक्शन आपका C2O4-2 प्लस आपका क्या हो गया OH प्लस। ये लीजिए अब हम इसका जो ज्ञात करेंगे तो ये देखिए जो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके 2, कार्बन हाइड्रोजन आपके 2 हो गए, कार्बन कितने हो गए 12 गुना 24, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, ये हो गया आपका 600। तो ये कितना हो गया आपका 4 4 8 2 10 6 2 8 90। तो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या तो ऑक्सैलिक अम्ल का हम देखिए यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार, ऑक्सैलिक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर 90/2 बराबर क्या है 35। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स हमको ये तुल्यांकी भार हमको ज्ञात करने हैं। सवाल क्या है नंबर अपन 5वां जैसे अपन लेना चाह रहे हैं जैसे COOH और COOH है, ये आपका H2, ये आपका H2, जैसे आपका आ गया H2C2O4 आपका 2H2, ये क्रिस्टलीय आ गया। तब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये आपका हाइड्रोजन है ना 90 में हम कितने जोड़ेंगे आपके 2 को 4 हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन आपकी होंगे, ऑक्सीजन कितनी हो गई आपकी 16 गुना 32, तो ये कितने हो गए आपके 36। अब हम 90 में 36 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 126। प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आपकी 2 है ये पहले से। तो इस हाइड्रेट का जो है आपके ऑक्सैलिक हाइड्रेट का तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 126/2, तो ये आ गया आपका 63। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स आपको सवाल करने के लिए नॉर्मलता का सवाल करने के लिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि हम सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें किस प्रकार से तुल्यांकी भार का मान निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात इस नॉर्मलता के अंदर जो खास बात है वो ये है क्योंकि 1 लीटर विलयन में उपस्थित होने के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। क्या कहलाती है नॉर्मलता कहलाती है। और इस नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं
और n बराबर विलेय का ग्रामों में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार इंटू विलेय का आयतन। आप लीटर में ले रहे थे 1000 से गुणा नहीं करेंगे, मिलीलीटर में ले रहे थे 1000 से गुणा कर देंगे। हमने आपको 1 नॉर्मल विलियन n बटे 10 डेसी नॉर्मल विलियन n बटे 100 आपका 70 नॉर्मल विलियन 1000 मिली नॉर्मल विलियन जो कि मोलर का विलियन हम बता सकते हैं। इसका समीकरण जो हम सवाल करते हैं n1 v1 n2 v2 जो कि हम 12th क्लास में भी करके आते हैं। आप देख लीजिए 12th क्लास के अंदर भी हम इस प्रकार के सवालों को करके आते हैं। और जिनको आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक थर्ड ईयर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तुल्यांकी भार हम किस प्रकार से ज्ञात करना है, जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है, हमको सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अम्ल का अणुभार बटे प्रतिस्थापित कितने हाइड्रोजन वहां से प्रतिस्थापित हो रहे हैं, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो H+ और Cl- में आपका टूट गया। इसका हमको तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का योग होता है क्लोरीन का 35.5 होता है, दोनों परमाणु भारों का हमने योग कर दिया तो ये अणुभार आ गया। अम्ल का अणुभार 36 बटे प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 का भाग देंगे 36.5 आएगा। तो ये है आपका तुल्यांकी भार। दूसरा नाइट्रिक अम्ल H+NO3- तो कार्बन का यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 1 है आपका, नाइट्रोजन का 14 होता है। परमाणु भार जो होता है एटॉमिक वेट, आप छोटे क्लास में पढ़ के आते हैं, परमाणु क्रमांक का दुगना होता है लगभग। ये मान आपको याद रखने हैं। ये 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से ये अपन का हो गया। तो 16 का 16, 16 32, 16 48, 14 और 63 हो गया आपके। हमने नाइट्रिक अम्ल का तुल्यांकी भार 63 बराबर 63 आ गया आपका। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल का जान कर लिया, एसिटेट और H+ में टूट गया प्रतिस्थापित। अब हम देखिए 24, 2 कार्बन है, 12 दूना 24, आपका हाइड्रोजन 4 है आपके, ऑक्सीजन 16 दूना 32 है, 60 हो गया, 60 में भाग कर दिया प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु संख्या। तो ये आपका तुल्यांकी भार आ गया अम्ल का, एसिटिक अम्ल का। ऐसे ऑक्सीजन अम्ल का देखिए हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के आपको बता दिया, ये आपका फॉर्मूला रहा। इस प्रकार से टूट गया ऑक्सीजन और 2H+। इसका हमने ये यहाँ पर जो है परमाणु भारों का योग करके हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है आपकी, 16 से 64 90 हो गया। 90 में प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन ये 7 और ये 2 का भाग दिया। अब यदि मान लीजिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस ऑक्सीजन अम्ल के साथ मान लीजिए चलता हम जुड़ा हुआ है हाइड्रेट, तो हमने ये इनका परमाणु भार ज्ञात कर दिया। यानी कि 2 ऑक्सीजन है आपकी, ऑक्सीजन 16, 2 हाइड्रोजन 18, कार्बन 36, 90 में हमने 36 जोड़ दिए, 136 बटे 2 प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आपकी 2 ही रहेगी। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हम अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। और जब अम्ल का तुल्यांकी भार हम पे ज्ञात हो गया तो हम आसानी से जो है सवाल यानी आणविक सवाल कर सकते हैं। आप देखिए इसी कड़ी में हम आगे नेक्स्ट जो है वो आपका नॉर्मल सा के अंदर देखिए क्षार का तुल्यांकी भार हम पढ़ेंगे। इसका क्षार का तुल्यांकी भार, तो देखिए क्षार का तुल्यांकी भार आपको क्षार का तुल्यांकी भार और क्षार के तुल्यांकी भार में देखिए वो है आपका क्षार के तुल्यांकी भार में जो आपका सूत्र है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा इसी के अंदर वो है आपका क्षार का तुल्यांकी भार। और क्षार का तुल्यांकी भार हो गया क्षार का अणुभार, क्या हो गया क्षार का अणुभार बटे प्रति
OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या। कितने हाइड्रोक्सिल आयन प्रतिस्थापित हो रहे हैं? जैसे वहां H प्लस प्रतिस्थापित हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ कितने OH माइनस प्रतिस्थापित हो रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का देखिए, इसको हमने उत्क्रमणीय रिएक्शन K प्लस OH माइनस, तो प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है। अब देखिए K का परमाणु भार कितना होता है? 39। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो ये हो गया, इनका योग कर लीजिए तो आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया। तो 39 आपका 39, 16 और 1, तो ये हो गया आपका 56। देखो 9 10 और 6 और 3 4 5, 56 हो गया आपका। और तो तुल्यांक क्षार का तुल्यांक भाग जो है, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर 56/1, तो बराबर हमारा कितना आ गया? 56। दूसरा एग्जाम्पल और समझ लीजिए आप, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम उत्क्रमणीय रिएक्शन के द्वारा इस प्रकार से Na+OH। सोडियम का कितना होता है आपका? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। 6 3 9 1 10, अब 2 1 3 40 हो। अब देखिए, तो इस प्रकार से क्षार का जो तुल्यांकी भार है, क्षार का तुल्यांकी भार बराबर 40/1 बराबर 40। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंटों, हम जो है अम्ल के बारे में आपको सवाल में क्षार भी दिया हुआ मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम देखिए क्षार के तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैं कुछ आपको घर पर सवाल देता हूँ। CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका CaOH का होल ट्वाइस। चौथा जो है आपका AlOH का होल ट्वाइस। ये दोनों सवाल आप मुझे फोन के माध्यम से हल करके बताएंगे, BSc BEd के बच्चे और डिग्री कॉलेज के बच्चे। तो मैं समझाऊंगा वास्तव में आपका। और देखिए ये जो टॉपिक है, ये छोटी क्लास 11th क्लास में आप इसको फर्स्ट यूनिट के अंदर ही पढ़ के आते हैं, अम्ल और क्षार का तुल्यांकी भार। कई बार कॉपी नहीं आता है। वास्तव में जब हमको ये नहीं आता तो हम आंतरिक सवाल को किस प्रकार से करेंगे? तो सवाल के अंदर फॉर्मूले के अंदर आपका आ रहा है कि तुल्यांकी भार यानी अम्ल का और क्षार का। तो ये दोनों सवाल आप हमें फॉर्म के माध्यम से इनके आंसर बताएंगे। वास्तव में इसका कितना आ रहा है? चूने का पानी और AlOH का होल ट्वाइस। अगला जो तीसरा हम पढ़ेंगे आयनों को। आयनों को आप किस प्रकार से तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे वो हम बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज आपको पढ़ाया। आपका नॉर्मल तक चल रहा था, नॉर्मल था वास्तव में लेबोरेटरी के अंदर बालक को आना चाहिए। सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमेशा केमिस्ट्री के अंदर आयतनात्मक विश्लेषण में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो लीटर में लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं। लीटर एक बड़ी इकाई है, तो इस प्रकार से लीटर में ही चलता है सॉल्यूशन। तो इसके हमने 1 नॉर्मल, N/10, N/, आपको 100 N और N/1000 मिली नॉर्मल मिलियन, आपका सेंटीमोलर, डेसीमोलर, इस प्रकार के लिए आपको पता होना चाहिए। इनका समीकरण N1 V1 आपको हमने पढ़ाया, N बराबर N2 और फॉर्मूला आपको बताया कि फॉर्मूले के अंदर जो है आपका अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार दोनों ही आपको हमने आज के वीडियो में ज्ञात करने बताया। किस प्रकार से अम्ल का तुल्यांकी
की भार ज्ञात करेंगे, अम्ल का अनुभार बटे प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। क्षार का ज्ञात करेंगे, क्षार का अनुभार बटे प्रतिस्थापित हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या। तो इस प्रकार से आप दोनों सवाल, चूने का पानी और एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, दोनों सवालों को आप हम हल करके इनके तुल्यांक के बाद हमें फोन के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक आयनों को हम किस प्रकार से निकालें, अकेले जैसे Al+ तरीका निकालना है तो हम किस प्रकार से निकालेंगे तुल्यांक के भार और फिर आयनिक सामर्थ्य बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत।